हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2012 के प्राथमिक स्तर के पेपर में पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपका सीटेट 2022 एग्ज़ाम 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक प्रस्तावित है। तो दोस्तों, अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे आप लोगों के लिए उतना ही परीक्षा में हेल्प करेगा, क्योंकि आप सभी परिचित होंगे कि सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है, इसकी जितनी ज़्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस होगी उतने ही अच्छे अंकों से आप अपनी परीक्षा को पास करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सीटेट 2012 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे पर्यावरण अध्ययन से, उन पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है इसमें, बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्र करते हैं। शहद एकत्र करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या है? दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ना, कि जो बिहार के ग्रामीण क्षेत्र वाले होते हैं वो अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करते हैं। तो क्वेश्चन में केवल आप लोगों से इतना पूछ रहा है कि मधुमक्खी पालन का सही समय क्या है। बाकी तो ये क्वेश्चन बेकार का है, कोई मतलब नहीं, आप सभी समझते होंगे। तो दोस्तों देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है जनवरी से मार्च, दूसरा है अप्रैल से जून, तीसरा है जुलाई से सितंबर और चौथा है अक्टूबर से दिसंबर। तो दोस्तों, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मधुमक्खी पालन का सही समय ऑप्शन नंबर 4, अक्टूबर से दिसंबर। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आशा करता हूं दोस्तों इसका आप सभी लोग सही जवाब देंगे। पहला ऑप्शन है दोस्तों पेट्रोल, दूसरा है पैराफिन मोम, तीसरा है ग्रीस और चौथा है कोयला। तो दोस्तों, ये तीनों एक तरीके से एक ही हैं और जो कोयला है इसमें ये तीनों से भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें भी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। सीटेट हर बार यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनाता है और आप लोग एनसीईआरटी कक्षा 4, 5 और कक्षा 3 की एनसीईआरटी आप लोग जितनी बेहतर तरीके से तैयार करेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे दोस्तों। नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढक, कीड़ों मकोड़ों और चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो कीड़े मकोड़े और यहाँ तक कि मेढक को भी फंसा लेता है और उनको खा जाता है। ये पौधा हमारे देश में कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों, इसमें आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। ये पौधा मेघालय में पाया जाता है अपने यहाँ। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। एक पश्मीना शाल लगभग खाली स्थान साधारण स्वेटर के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शाल को चुनने हेतु कितने घंटे का समय लगता है? तो दोस्तों, इसमें जो आपका ऑप्शन होगा ध्यान से देखना, इसमें दिया है 10 200, 6 250, 6 200 और 10 250। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 10 यहाँ पे, 200 यहाँ पे। समझेंगे दोस्तों एक बार कि जो एक पश्मीना शाल होती है ये लगभग 10 साधारण स्वेटर के बराबर गर्म होती है। यानी कि जितना एक स्वेटर गर्म करता है उससे 10 गुना ज़्यादा ये पश्मीना शाल गर्म करती है और इसमें एक साल को बुनने में 200 घंटे का समय लगता है। ध्यान रखना दोस्तों, 200 घंटे का समय लगता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और आप सभी अपने क्वेश्चनों के जवाब बहुत अच्छे से दे रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। तरुण भारत संघ नामक तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। तरुण भारत संघ नामक समूह किससे संबंधित है? ऑप्शन देखेंगे एक बार, पुरानी झीलें,
पुनर्निर्मित करने से। अगला है विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से। अगला है स्कूल में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने से। अगला है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने से। तो दोस्तों जो तरुण भारत संघ है ये किससे संबंधित है? इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से तरुण भारत संघ का संबंध है, आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 66। इसमें देखेंगे निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशिष्टताएं चुनिए। जो लेह और लद्दाख के मकान होते हैं उनकी विशिष्टताएं चुनने को बोल रहा है। देखेंगे ऑप्शन 4 दिए हैं, इसमें देखेंगे कि कौन कौन से इसमें सही हो सकते हैं। पहला दिया है ए वाला, पेड़ के तने से बनी लकड़ी की ढालू छतें। अगला है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। अगला है पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें। अगला आप दिया है इसमें लकड़ी की फर्श। तो दोस्तों इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी सी डी, यानी कि जो लेह और लद्दाख मकानों की विशेषताएं हैं इनमें क्या क्या होता है, इनमें होता है बी सी डी। देख लेंगे, निचली छतें और जिसमें कोई खिड़की नहीं होती है लेह और लद्दाख में। और क्या होता है, पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं लेह और लद्दाख में। अगला है लकड़ी की फर्श होती है लेह और लद्दाख में। जो ये पेड़ और तने की ढालू छतें ये यहाँ नहीं होती, ये असम में होती हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना कि एक ही फसल बार बार उगाने से और बहुत से रसायन उर्वरकों का प्रयोग करने से मृदा कैसी हो जाती है। पहला है उर्वरक उपजाऊ बन जाती है। अगला है बंजर हो जाती है। अगला ऑप्शन तीसरा दिया है किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है। अगला है सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा कि एक ही फसल उगाने से और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से जो मिट्टी होती है वो बंजर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। जो मधुबनी चित्रकार होते हैं वो कौन से मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए कौन से रंग का प्रयोग करते हैं। देखेंगे ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया है विशेष प्रकार के बने पोस्टर रंग। अगला है अति उत्तम गुणता के फाइबर पेंट। अगला है सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट। अगला है पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। तो दोस्तों जो मधुबनी चित्रकार होते हैं वो मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए पिसे हुए चावल के रंगीन घोल का प्रयोग करते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस समूह को चुनिए जो मच्छरों के द्वारा फैलता है। ऑप्शन देख लेंगे, पहला है मलेरिया डेंगू हैजा। तो हैजा तो इसमें होता नहीं, ये मक्खी द्वारा फैलता है। अगला है मलेरिया चिकनगुनिया मियादी बुखार, ये भी आपका नहीं होगा। अगला है डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया। अगला है मलेरिया हैजा मियादी बुखार। तो दोस्तों इसमें आप सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनने को बोल रहा है कि पेट्रोलियम किन पदार्थों से बनता है वो पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, इसमें पहला ऑप्शन है बदबूदार कामा गाढ़ा कामा गहरे रंग का तेल, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है बदबूदार कामा पतला कामा पीला द्रव। अगला है अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव। अगला ऑप्शन दिया है बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल। तो दोस्तों जो पेट्रोलियम होता है इसके अभिलक्षण कौन कौन से होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा, बदबूदार गाढ़ा और गहरे रंग का तेल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 71। सांपों के संदर्भ में कथन चुनिए। सांपों के संदर्भ में कथन चुनने को बोल रहा है। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए हैं और आप लोगों को इसमें बताने हैं कि इन 4 में से 2 सही है, 3 सही, 4 सही, कौन कौन से सही हैं। पहला है देखेंगे, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। अगला दिया है नाग, ब्रैकेट में नाग को ही कोबरा बोलते हैं, जहरीले सांपों का एक प्रकार है। अगला ऑप्शन दिया है दोस्तों, जहरीले सांप
के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से शरीर में चला जाता है। अगला दिया है सांपों के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो दोस्तों इसमें जो होगा आपका ऑप्शन नंबर, देखना इसमें कौन सही होगा आपका। इसमें जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, BAC, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। BAC यानी कि BA और C, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये एक तालिका दी है दोस्तों। इसको ध्यान से देखेंगे कि क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के रेलवे टाइम टेबल के कुछ अंश दिए गए हैं। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये दिया है सूरत, मडगांव और बालमाव, ये सब दिया है। और पहुंचने का समय, प्रस्थान का समय, किलोमीटर, दिन कितने लग रहे हैं, ये सारी चीज़ें दी है। ऑप्शन नीचे देखेंगे। आगे पूछ क्या रहा है, उपयुक्त सूचना के आधार पर सूरत और मडगांव के बीच की दूरी पूछ रहा है। सूरत और मडगांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा किस दूरी को तय करने में लगा समय क्रमशः। तो दोस्तों सूरत और मडगांव के बीच की दूरी कैसे लगेगा, इसको देखेंगे। मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग समझना। मडगांव की दूरी कितनी दी है, मडगांव की 1509। और सूरत की दूरी कितनी दी है, माइनस कर लो इससे 530। इसको माइनस करोगे तो दोस्तों ये आपका आएगा 979। ये आपका इतना आएगा 979। आगे क्या करना है आप लोगों को, और ये तो दूरी निकल आई 979, ये आपकी दूरी निकल आई, अब इसमें क्या पूछ रहा है, ट्रेन द्वारा किसी दूरी को तय करने में लगा समय देख लेते हैं। समय देखेंगे, समय ये है तय करने में लगा समय, प्रस्थान का समय। तो इसकी सूरत की दूरी कितनी दी है, 1620 और से 7:45 दोस्तों 4:20 से 7:45 AM तक पहुंचेंगे। तो इसमें समय कितना लगेगा, 15 हावर और 15 मिनट का। आप लोग देख लेना गिन के, 4:20 से और 7:45 में 15 हावर और 15 मिनट का समय लगेगा। तो दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 979 किलोमीटर 15 घंटे और 15 मिनट, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन कैसे लगेगा ये मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अल-बरूनी जिस देश से आया था उसका नाम पूछ रहा है। अल-बरूनी किस देश से आया था, तो दोस्तों पहला दिया अफगानिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा उज्बेकिस्तान, चौथा ओमान। तो दोस्तों जो अल-बरूनी था ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, उज्बेकिस्तान। अल-बरूनी जो था दोस्तों वो उज्बेकिस्तान से आया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 74, कांसा जिसको ब्रांस बोलते हैं के विषय में, जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोपों में किया गया था, सही कथन चुनिए। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कांसे के विषय में कौन सा ऑप्शन सही है जो गोलकुंडा के किले में मिली तोपों में प्रयोग किया गया था, ये पूछ रहा है। तो एक देखेंगे, कांसा एक तत्व है। दूसरा दिया है कांसा तांबा तथा जस्ता या जिंक जस्ता को बोलते हैं की मिश्र धातु है। अगला ऑप्शन दिया है कांसा तांबा तथा टिन की मिश्र धातु है। अगला ऑप्शन दिया है कांसा तांबा तथा प्लेटिनम की मिश्र धातु है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो कांसा होता है वो कॉपर, तांबा तथा टिन की मिश्र धातु होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, देखना क्वेश्चन को ध्यान से दोस्तों पढ़ना। घर्षण के विषय में चर्चा करते हुए एक शिक्षिका ने संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। पेडागॉजी सेक्शन का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, उसके बाद ही जवाब देना। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण थे जिनमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है। उस शिक्षिका ने कक्षा में जो उदाहरण दिए वो नीचे दिए हैं कि जो घर्षण होता है वो दैनिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो एक शिक्षिका ने इसके क्या क्या ऑप्शन दिए देखेंगे। हम पेन की नोक और कागज के बीच
बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं। ये चीज़ पहला एक बताया। अगला है हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण चल पाते हैं। अगला है ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस लौटती है। अगला है घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोक सकते हैं। ये चार चीज़ें दी हैं, तो इसमें घर्षण के संबंध में कौन वाले ऑप्शन सही होंगे, ये चीज़ आप लोगों को बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसमें जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, डी ए बी, यानी कि ये जो ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस लौटती है, ये चीज नहीं है। ये गुरुत्वाकर्षण जी के कारण वापस लौटती है। इसमें न्यूटन वाला लॉ लगता है, इनका घर्षण से कोई संबंध नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। विशेष आवश्यकता वाले से मीन्स दोस्तों वो या दृष्टिबाधित हों या बहरे हों, वो विकलांग बच्चे होंगे। पीएच कैंडिडेट, कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपर्युक्त पब्लिक स्कूल में निम्नलिखित में से किसका अनुपालन करता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक स्कूल में 2 से 3 बच्चे जो विशेष आवश्यकता वाले हैं। विशेष आवश्यकता मीन्स क्या होता है कि जैसे वो या पैर से विकलांग हो या मानसिक रूप से विकलांग हो, ऐसा है तो वो जो पब्लिक स्कूल है वो किसका अनुपालन कर रहा है? पहला ऑप्शन दिया है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, दूसरा ऑप्शन दिया है समावेशी शिक्षा, तीसरा है समवयस्क शिक्षा और चौथा है प्रतिपूरक अधिगम। तो दोस्तों समावेशी शिक्षा पढ़ाते टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि जब नॉर्मल बच्चों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ शिक्षा दी जाती है, एक साथ ही शिक्षा दी जाती है, तो ऐसी कक्षा कौन कक्षा कहलाती है? समावेशी शिक्षा, या ऐसी शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधि में शामिल रखती है। सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधि में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? जो उसकी शिक्षा है वो सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? तो पहला ऑप्शन दिया है मनोरंजन द्वारा सिखाना, अगला है भाषा निर्देशित सिखाना, अगला है प्रतियोगिता आधारित सिखाना, अगला है सामाजिक गतिविधि के रूप में सिखाना। तो दोस्तों इसमें आपका पता होगा आप सभी को ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सामाजिक गतिविधि के रूप में सिखाना। वो समूह चर्चा सामूहिक गतिविधि कैसे सही हुआ आप देखिए। समूह चर्चा यानी कि वो एक बच्चे को किसी समूह में सिखा रही, यानी कि वो सामाजिक गतिविधि या सामाजिक अधिगम कर रही है। अगला है सामूहिक समूह परियोजना। ये सारी चीज़ें दोस्तों सामाजिक गतिविधि के रूप में सिखाना वो चाह रही है, इसमें आती हैं। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 78, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार में कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था, मतलब जो आयोजन हुआ था वो किसी एक उद्देश्य के साथ किया गया था। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि आपके विचार में कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त होगा? पहला दिया है विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थी को प्रशिक्षित करना। अगला ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ये भी सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयुक्त बेहतर कौन है वो आप लोगों को देखना है। अगला ऑप्शन दिया है शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। अगला है विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। अगला है अभिभावकों को संतुष्ट करना, ये भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, ये आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन आपका ये भी सही है अब देखिए दोस्तों, ऑप्शन आपका ये भी सही है विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित कराना, लेकिन व्यवसायों से कहीं बेहतर ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या है कि शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। तो इस ऑप्शन पहले वाले से कहीं ज़्यादा बेहतर ऑप्शन नंबर बी है। वैसे सही दोनों हैं, लेकिन उससे बेहतर बी वाला है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में एक प्रभावी
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है खाली स्थान को बढ़ावा देना चाहता है। तो दोस्तों, इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, दूसरा है वैयक्तिक भिन्नताओं, अगला ऑप्शन दिया है शिक्षार्थी स्वायत्तता, अगला है पुनर्बलन। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 79 का आपका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, ये आपका बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते थे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में दोस्तों पूछ रहा है, ध्यान से देखेंगे, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह खाली स्थान के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। ऑप्शन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते समय श्यामा को निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। जो उसका निष्पादन होता है, जो उसका रिजल्ट निकलता है वो सर्वश्रेष्ठ निकलता है। उसे बहुत सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिव शिक्षार्थी माना जाता है। वह किन संकल्पनाओं द्वारा सीखती है? तो पहला है अनुकरण, दूसरा है अभिसारी चिंतन, तीसरा है अपसारी चिंतन, चौथा है मॉडलिंग। तो दोस्तों, जो बालक क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा सृजनशील होते हैं, वो हमेशा अपसारी चिंतन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। वो अपसारी चिंतन के माध्यम से सीखते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा, जो श्यामा है वो कक्षा में सर्वश्रेष्ठ निष्पादन प्राप्त करती है। क्यों प्राप्त करती है? क्योंकि वह अपसारी चिंतन के माध्यम से संकल्पनाओं को सीखती है। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अपसारी चिंतन का दोस्तों एक बार मतलब भी देख लेंगे। अपसारी चिंतन का मतलब क्या होता है, एक उदाहरण देकर मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। अपसारी और अभिसारी चिंतन। अभिसारी मीन्स क्या हो गया, जैसे आपके घर से विद्यालय 1 किलोमीटर की दूरी पे है, तो आप लोग क्या करते हैं कि एक ही रास्ता, जैसे आपके पेरेंट्स ने बता दी, बच्चे को पेरेंट्स ने बताई कि बेटा इस रास्ते से आपको स्कूल जाना है, तो वो बच्चा क्या करता है, अपने घर से निकलता है और उसी रास्ते से रोज विद्यालय जाता है और उसी रास्ते से वापस आ जाता है। तो इसका यानी कि एक ही रूल वो फॉलो कर रहा है, इसको बोलते हैं अभिसारी चिंतन। ध्यान देना दोस्तों, जो एक ही रूल फॉलो करे इसको बोलते हैं अभिसारी चिंतन। और एक लड़का उसी एज का, वो क्या करता है, उसके पेरेंट्स ने स्कूल जाने के लिए उसे एक रास्ता बताई, लेकिन वो रास्ता तो फॉलो कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो अन्य 3-4 रास्ते खुद से स्वयं से ढूंढ लेता है। यानी कि एक ही कार्य को करने के लिए 3 से 4 रास्ते ढूंढ लेना, उसको बोलते हैं अपसारी चिंतन। तो दोस्तों, और एक चीज, एनसीएफ ने ज्यादा अपसारी चिंतन को महत्ता दी है और अपसारी चिंतन बिल्कुल अच्छा माना है एनसीएफ ने। तो दोस्तों, इसलिए अपसारी चिंतन यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो क्रिएटिव बालक होते हैं, सृजनशील बालक होते हैं, वो अपसारी चिंतन के माध्यम से सीखते हैं और वो और बेहतर होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊँ कि जहाँ भी अपसारी चिंतन, पोर्टफोलियो और ऐसे ऑप्शन दें, तो वो आपके हमेशा या सृजनात्मकता या समावेशी शिक्षा, क्वेश्चन तो जरूर आप लोग पढ़ लेना। ऐसा नहीं कि बिना क्वेश्चन पढ़े मैंने आप लोगों को बता दिया आप आंसर मार दें। वो 99% आपका ऑप्शन सही होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81। अगला क्वेश्चन है हमारा खाली स्थान। सॉरी दोस्तों, अगला क्वेश्चन है खाली स्थान के अलावा बच्चों के विकास के आकार। खाली स्थान के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। पहला ऑप्शन है शारीरिक गठन, अगला है सांस्कृतिक, अगला है शिक्षा की गुणवत्ता, अगला है पौष्टिकता की गुणवत्ता। तो दोस्तों, इसमें कह रहा है कि किसके अलावा, कोई एक इसमें निगेटिव क्वेश्चन है, के अलावा वाले जहां पे आए या के सिवाय वाले जहां पे क्वेश्चन आए, यानी कि वहां पे निगेटिव आपसे पूछ रहा है कि आपको तीनों में से निगेटिव ढूंढना है कि कौन सा गलत होगा। के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं।
यानी कि जो बच्चे के आकार को बच्चे के विकास को आकार देते हैं वो कौन से वातावरणीय कारक हैं? तो बच्चे के विकास को आकार देते हैं, सांस्कृतिक भी देता है, शिक्षा की गुणवत्ता भी देती है, पौष्टिकता की गुणवत्ता भी देती है। कौन नहीं देता है? तो दोस्तों जो शारीरिक गठन होता है इसका कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे आपसे निगेटिव ही पूछा है कि के अलावा, यानी किसके अलावा बाकी जो बच्चे के विकास को आकार वाले वातावरणीय कारक हैं सभी शामिल हैं। तो जो शारीरिक गठन है इसको छोड़कर सारे सभी वातावरणीय कारक शामिल हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं बेन स्ट्रामिंग यानी कि मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह खाली स्थान के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो सीमा है वो प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, लेकिन जो लीना है वो चर्चा के माध्यम से या मस्तिष्क आलोडन के बाद ही प्रत्येक पाठ को समझती है। यह खाली स्थान के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करती है। तो दोस्तों ये सिद्धांत कौन से विकासात्मक सिद्धांत है? तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, वैयक्तिक भिन्नता। क्यों? क्योंकि सीमा जो है ये तुरंत रटकर सीख रही है, और जो लीना है ये समझकर सीख रही है। मैंने आपको सीडीपी पढ़ाते टाइम एक चीज बार बार बताई है, बहुत बार रिपीट की है कि कोई भी बच्चा सेम नहीं होता है, सभी में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होता है, और यही जो डिफरेंस होता है यही सिद्धांत हमारा वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत कहलाता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्यों? क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लीना सीमा है वो समझ कर पढ़ रही है, रटकर पढ़ रही है, सॉरी दोस्तों, और जो लीना है ये समझ कर पढ़ रही है। ये किस सिद्धांत की ओर, विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है? यानी कि दो सीमा और लीना दोनों का मस्तिष्क डिफरेंस है, दोनों में भिन्नता है, यानी कि ये किस सिद्धांत की ओर प्रदर्शित कर रही है? वैयक्तिक भिन्नता सिद्धांत की ओर प्रदर्शित कर रही है, संकेत कर रही हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, इसका परिणाम। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सहयोगात्मक अधिगम में जो पुराने और अधिक दक्ष विद्यार्थी होते हैं वो छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थी, यानी कि जो तेज, अपनी भाषा में समझेंगे, जो तेज विद्यार्थी होते हैं वो कुछ कम, जो पढ़ने में थोड़ा सा जिनका मस्तिष्क कम होता है, या मस्तिष्क कम नहीं कहेंगे, जो पढ़ने में थोड़ा सा उनका एवरेज तेज बच्चों से कम होता है, वो उनकी मदद करते हैं, कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। इसका परिणाम पूछ रहा है क्या होगा? तो ऑप्शन देखेंगे। पहला दिया है उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा, अगला है उच्च नैतिक विकास, अगला है समूहों का में द्वंद्व, अगला है गहन प्रतियोगिता। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा कि जो तेज विद्यार्थी यानी कि जो अधिक दक्ष विद्यार्थी हैं वो अगर कम दक्ष विद्यार्थियों की आकलन करते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम दोस्तों बहुत ही बेहतर होगा, उच्च उपलब्धि एवं स्वगरिमा। इसमें आपका ऑप्शन सही होगा। क्यों ऑप्शन ये आपका सही होगा दोस्तों? कि जो ज्यादा तेज विद्यार्थी हैं वो अगर कम तेज विद्यार्थियों को समझाएंगे, पढ़ाएंगे, तो जो ज्यादा दक्ष विद्यार्थी हैं उनकी तैयारी तो बेहतर होगी, वो अधिक से और अधिक अच्छे हो जाएंगे, और जो कम दक्ष विद्यार्थी हैं उनको क्लास में टीचर भी पढ़ाएगा और उनके सहयोगी जो बच्चे हैं वो भी पढ़ाएंगे, तो उनके जो शिक्षा का लेवल नीचे है वो थोड़ा सा ऊपर होगा और बेहतर हो जाएगा, और वो भी अपनी पढ़ाई में अधिक दक्ष हो जाएंगे या अधिक और अच्छे हो जाएंगे। तो दोस्तों इसलिए ये जो इसका परिणाम है ये उच्च उपलब्धि एवं स्वगरिमा की ओर प्रदर्शित होगा या संकेत करेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डिसलेक्सिया मुख्यतः की समस्या के साथ संबंधित है। डिसलेक्सिया मैंने आप लोगों को अधिगम अक्षमताएं सारी पढ़ाई हैं, तो उम्मीद करता हूं आप लोग इसका आंसर 1 मिनट में दे देंगे। पहला है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? सुनने और बोलने। अगला है पढ़ने। तो डिसलेक्सिया दोस्तों मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो डिसलेक्सिया है ये पढ़ने से संबंधित है, और जो डिस्ग्राफिया है ये लिखने से संबंधित है, और जो डिस्कैलकुलिया है ये मैथमेटिक्स से संबंधित है। ये अधिगम क्षमताएं होती हैं। आप लोग चैनल पर जाकर जो अधिगम क्षमता वाले वीडियो हैं वो आप लोग देख
देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने अधिगम क्षमता को सारी ये जितनी भी अधिगम क्षमताएं हैं डिटेल में मैंने आपको वहाँ पे बताया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना खाली जगह में सहायता करता है। तो ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान रखने में। अगला है सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सरणीकरण करने में। अगला है पाठ को आनंददायी एवं रोचक बनाने में। अगला ऑप्शन दिया है स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यताओं को बढ़ावा देने में। तो दोस्तों इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। सी वाला ऑप्शन नंबर डी वाला चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा की संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए जो कहानी और कविताओं का प्रयोग किया जाता है, ये किसमें सहायता करता है? ये स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 में है। क्वेश्चन नंबर 86 है, एक शिक्षक पढ़ाते समय दृश्य शब्द सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये। ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन तो आप सभी समझ ही गए होंगे कि जो एक शिक्षक है वो पढ़ाते समय दृश्य शब्द सामग्री मीन्स क्या होता है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, दृश्य श्रव्य सामग्री मतलब जो दिखे भी और सुनाई भी दे उसका प्रयोग करता है, और शारीरिक गतिविधियों का भी प्रयोग करता है क्योंकि ये पहला है प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। अगला है शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। अगला है अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। अगला है शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं। तो ये वाला तो ऑप्शन आपका वैसे ही बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला है प्रभावी आकलन को सुगम बनाने में, ये भी गलत हो जाएगा। आपका जो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अधिगम वृद्धि एवं अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। दोस्तों इसमें जो होगा, जो शिक्षक दृश्य शब्द सामग्री का उपयोग कर रहे हैं और शारीरिक गतिविधि का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि वे क्या करना चाह रहे हैं? अधिगम में वृद्धि एवं अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका खाली जगह का प्रयोग होता है। जो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें आपका जो ए होगा बिल्कुल सही होगा कि प्राथमिक स्तर पर आकलन करने का सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो से बेहतर कोई तरीका प्राथमिक स्तर पर नहीं हो सकता। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है, खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। यानी कि यहां भी के अलावा पूछा है तो इसमें आपको निगेटिव ढूंढना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं आपके, इनमें कोई 3 ऐसे होंगे जो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां होंगी और कोई एक ऐसा होगा जो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियों में से नहीं आता होगा। तो आपको नहीं वाला ढूंढना है। के अलावा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद ही जवाब देना। दोस्तों आपका जो पेपर 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक है, वहां आपका ऑनलाइन मोड पे एग्जाम होना पिछली बार से शुरू हो गया है। तो आप लोग क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़िएगा, आप लोगों को उसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, उसके बाद ही जवाब दीजिएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है? व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करके। अगला है समस्या समाधान। अगला है सहयोगात्मक अधिगम। अगला क्या दिया है? निर्देशित खोज। तो दोस्तों इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करके, यानी कि ये गलत होगा, ये निगेटिव चीज है। के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन की विधियां हैं, यानी कि पर्यावरण अध्ययन की अगर विधियों की बात की जाए तो ये समस्या समाधान, सहयोगात्मक अधिगम और निर्देशित खोज, ये तीनों पर्यावरण अधिगम की विधियां हैं। और ये व्याख्यान वाली जहां पे बात आती है आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि यहाँ निगेटिव पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 89 है हमारा, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को, जो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होते हैं उनको ऑप्शन देखेंगे, विशेषता है प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। अगला है विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, गलत हो जाएगा वैसे ही। अगला है बच्चे के दृष्टिकोण को
स्वीकार करना एवं सम्मान करना चाहिए। अगला है अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। सबसे बेहतर इसमें जो ऑप्शन होगा, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक को विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधि को खाली स्थान उपलब्ध कराना चाहिए। जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के में अभ्यास एवं गतिविधि को खाली स्थान उपलब्ध कराना चाहिए। पहला है इकाई के अंत में, अगला है पाठ के अंत में, अगला है प्रकरणों में अंतःनिर्मित, अगला है पुस्तक में अलग अलग स्थान पर। तो दोस्तों, जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक होती हैं, इसमें अभ्यास एवं गतिविधियों को प्रकरणों में अंतःनिर्मित उपलब्ध कराना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे पर्यावरण अध्ययन के जो 2012 सीटेट में 30 प्रश्न पूछे गए थे, उनको आज मैंने आप लोगों के मध्य रखा। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अधिक से अधिक क्वेश्चनों के सही जवाब दिए होंगे। आप लोग अपना अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताइए। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दोस्तों ज़रूर कीजिए। कल की क्लास में हम लोग अपने 2013 या 2014 के नए प्रीवियस ईयर पेपर के साथ आएंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। विकास स्टडी सर्किल परिवार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मिलते हैं अपनी कल की क्लास में और एक नए प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।